अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। लास्ट क्लास में ना पांचों स्टेप्स करवा दिए थे और मैंने एग्जाम्पल 13 से 19 तक पढ़ने को कहा था, और जो यहां बैठे हुए लोग हैं उन्होंने वो एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं और उनको उन एग्जाम्पल्स में कुछ नहीं पूछना, तो आई सपोज के इसमें कोई चीज नहीं है डिस्कस करने वाली। फिर भी अगर हो किसी की तो वो इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। चले उन पांचों स्टेप से आगे चलते हैं। अब उन पांचों स्टेप्स के अलावा नोट्स में पेज नंबर 2 पे आ जाए। पेज नंबर 2। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। अच्छा, मॉडिफिकेशन अब 2 दफा पढ़ चुके, लीजेस में भी पढ़ ली और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी पढ़ी है। मॉडिफिकेशन में ये देखेंगे कि मॉडिफिकेशन, अच्छा मॉडिफिकेशन का मतलब है कि टर्म्स चेंज हो रही हैं, एस्टीमेट्स नहीं। एस्टीमेट्स चेंज होना मॉडिफिकेशन नहीं होता। ये लीजेस में भी देखा था, एस्टीमेट चेंज होना लीजेस में रीअसेसमेंट था, मॉडिफिकेशन था टर्म्स का चेंज होना। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी ऐसे ही था। और यहां पर भी हमने एक चीज पढ़ी है, वेरिएबल कंसिडरेशन। कल को उसके एस्टीमेट्स में चेंज हो सकती है, वो मॉडिफिकेशन नहीं होगी। मॉडिफिकेशन वो है जिसमें टर्म्स में चेंज हो रही है, और जब टर्म्स में चेंज हो रही है तो उसमें फिर आगे 2 बातें, या तो हम उस चेंज को यानी मॉडिफिकेशन को एक सेपरेट न्यू कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगर वो टर्म्स चेंज हो रही हैं इस तरह कि काम बढ़ रहा है, कम नहीं बढ़ रहा है, जैसे कस्टमर ने हमें काम यह दिया था कि उनके जो ऑफिस में 700 चेयर्स हैं तो उनकी कोशिश करनी है, हमने उनका कवर करना है। काम उसको हमारा पसंद आ गया तो उसने कहा कि बाकी 300 भी आप कर दें। तो अब क्या हुआ, हमें काम और मिल गया। जब काम और मिल गया तो फिर यह है मॉडिफिकेशन। अब जो 300 चेयर्स हमें वो और कह रहा है, वो ये 300 चेयर्स के पैसे भी देगा। अगर तो इनके पैसे वो मिल रहे हैं जो फेयर बनते हैं, इसके लिए टर्म यूज करते होते हैं एमएसआईएस में, जो फेयर बनते हैं, स्टैंड अलोन प्राइस। अगर तो वो उन 300 एक्स्ट्रा चेयर्स की स्टैंड अलोन प्राइस दे रहा है, हां थोड़ी कमी हो सकती है। कमी क्यों हो सकती है, अब उसको जाके मार्केटिंग करके या हमें मार्केटिंग करके कस्टमर नहीं ढूंढने पड़ने थे, उस पर भी तो खर्चा आना था ना। अब बना बनाया कस्टमर हमें काम दे रहा है, थोड़ी कमी हो सकती है। लेकिन अगर वो जो 300 चेयर्स का काम एक्स्ट्रा दे रहा है, अगर उसके पैसे फेयर दे रहा है, पहली बात मैंने की है इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज। काम बढ़ना चाहिए और उस काम के पैसे उतने ही मिल रहे हैं जितने उस एक्स्ट्रा काम के फेयर बनते हैं, तो हम पुराने काम को एज इट इज चलाएंगे और इन 300 कुर्सियों को सेपरेट न्यू कॉन्ट्रैक्ट लेके चलेंगे। ये है जी केस 1। पढ़ लें केस 1। नोट्स में पेज नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन केस 1।
ओके, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 6 पे आइए, नहीं 5 पे आइए। फाइव का पैरा पढ़ के और उसका केस ए पढ़ना है बस, बी नहीं। एग्जाम्पल 5 पहला पैरा पढ़ें और केस ए पढ़ लें बस, बी नहीं। हाँ जी, कैसे ओके, ठीक है। तो इसकी पहचान ये है कि एक तो काम बढ़ रहा हो और जो नया काम मिला है उसका जो रेवेन्यू एक्स्ट्रा मिल रहा है वो फेयर हो। हाँ देखिए, मार्केट वैल्यू का वर्ड नहीं सही, स्टैंड अलोन प्राइस ना, चले ऐसे कह लें जी, सही है। वैसे तो उसके तरीके और भी थे ना, कॉस्ट प्लस अप्रोच थी, रेजिडुअल अप्रोच थी, तो मार्केट वैल्यू नहीं मैं कहता, स्टैंड अलोन बेहतर है। ये कम भी हो सकती है, कम इसलिए हो सकती है क्योंकि हमें कोई और कस्टमर ढूंढना पड़ना था, फिर उस पर मार्केटिंग कॉस्ट होनी थी, कोई एजेंट को कमीशन देनी पड़नी थी, फिर नई पार्टी आने की वजह से हो सकता कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करनी पड़ती, एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ता, तो ये भी तो हैसल होता ना। तो उसके लिए 5 रुपए कम मिल गए, कोई बात नहीं। तो हमने तो सेल प्राइस 95 मान ली ना, डिस्काउंट किस बात का। हम अब इस नए कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 95 लेके चलेंगे, नए की। हाँ हमने जो वो प्रोडक्ट उसे सेल की थी वो 100 की, ठीक है। अब जो 95 की कर रहे हैं वो हम इस वजह से भी कर रहे हैं कि जो कस्टमर ऑलरेडी हमसे प्रोडक्ट ले रहा था वो एक्स्ट्रा और ले रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं ना कि हम उसको अब जो नया काम करके दे रहे हैं वो सस्ता करके दे रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? हाँ जी। नहीं, फिर वो फेयर नहीं है। सर इसमें तो देखें, ये चूंकि एग्जाम्पल है ना, तो इसमें ये सवाल नहीं होता, इसकी डिस्कशन में भी कुछ नई बातें हो रही होती हैं, या जो इसकी डिस्कशन हो रही होती है वो आपको इस डेटा से पता नहीं चल रही, वो उस एंट्री ने खुद ही कर लिया असेस। अगर ये सवाल होगा तो उसमें ज्यादा डिटेल होगी। यानी असल में क्या हुआ होगा वो बताता हूं। असल में यह हुआ होगा कि ये अगर एक्स्ट्रा काम कितने 60 यूनिट्स कितने 30, ये 30 यूनिट्स अगर वो मार्केट में अब किसी को बेचता अलहदा से, या इसको भी बेचता, तो पुराने वाले का लिहाज नहीं करता, तभी कहेंगे ना नया फेयर है। अगर उसने पुराने वाले का लिहाज कर लिया तो फिर फेयर तो ना हुआ। तो जो एक्स्ट्रा 30 यूनिट्स हैं वो अगर बेच रहा है उतने के ही जितने के वैसे भी बेचता, हां थोड़ी कमी इसलिए कर रहा है कि वही कस्टमर है। अब देखिए, अब आप कॉलेज के कस्टमर हैं, जब आप एडमिशन लेंगे तो आपका एक फॉर्म तो फिल होगा ना, उस फॉर्म की कॉस्ट तो पड़ेगी, फिर वो फॉर्म रजिस्टर करना, उसका सॉफ्टवेयर के अंदर एक नया आईडी जनरेट करना, कॉस्ट पड़ेगी ना इसमें। चूंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर था तो ये वाली कॉस्ट बच जानी थी, तो उसने प्राइस थोड़ी कम कर दी। इसलिए नहीं कि एग्जिस्टिंग कस्टमर है चलो उसका लिहाज कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि उसकी बचत भी हो जानी थी, इसलिए प्राइस कम कर दी। लेकिन है ये स्टैंड अलोन प्राइस, इसलिए ये सेपरेट न्यू कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, कैसे? चलिए नोट्स पे वापस आए। अगर ये नहीं है तो, यानी अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, अच्छा क्यों पूरी ना होने से क्या मुराद है? हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में कमी हो रही हो। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में कमी हो रही है तो ये
एक्स्ट्रा काम नहीं है, तो मॉडिफिकेशन में तो पहला पॉइंट ही यही था कि इंक्रीज हो रही है। केस 1 पहली कंडीशन है कि काम इंक्रीज हो रहा है, तो अगर एग्जिस्टिंग स्कोप में कमी आ रही है तो ये तो पहले पॉइंट से ही फारिग हो गया। फिर इसके अलावा हो सकता है कि जो हम प्राइस कस्टमर को चार्ज कर रहे हैं वो फेयर नहीं है, वो स्टैंड अलोन नहीं है, तो फिर ये केस 1 नहीं है, यानी मॉडिफिकेशन एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर सेपरेट नहीं है तो इसमें आगे फिर दो बातें। एक बात यह है, अच्छा यहां से चलते हैं पुराने पहले लेक्चर पे। हम जो गुड और सर्विस दे रहे हैं वो एक भी हो सकती है और सीरीज भी हो सकती है। यानी एक एसी डिलीवर करना ये एक गुड है, 400 एसी डिलीवर करना ये सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड है, एक दिन आके बस सफाई करना ये एक सर्विस है, और एक साल की क्लीनिंग सर्विसेज देना ये सीरीज ऑफ सर्विसेज है। अब जब सीरीज है तो वो सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट सर्विसेज है ना। आप नहीं तो वो जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन शुरू में बताई थी मैंने, वहां ये बात लिखी भी हुई है कि या तो ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन प्रॉमिस होगी एक गुड और सर्विस का, या फिर सीरीज ऑफ गुड और सर्विसेज का। तो एक एसी लगा के देना एक डिस्टिंक्ट सर्विस है, 200 एसी लगा के देना एक सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट सर्विस है। एक ही जैसे काम ज्यादा करना ये सीरीज है। अगर तो हम वो सीरीज वाली बात कर रहे हैं, यानी एक से ज्यादा गुड और सर्विस दे रहे हैं, एक जैसे एक से ज्यादा दे रहे हैं, तो ये नीचे टेबल में देखिए पहली लाइन की हेडिंग क्या है कि जो अब मजीद गुड्स देनी है ये डिस्टिंक्ट है, और दूसरी लाइन है कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है। तो ये आप ये मुझे भी बताते बताते ख्याल आया कि ये भी इसमें रख सकते हैं कि जो पहली वाली लाइन है इसमें रख सकते हैं कि अगर वो सीरीज है तो पहली वाली लाइन में फॉल करेगा, और अगर वो एक गुड या सर्विस है तो वो दूसरे वाले में फॉल करेगा। टेबल में दो हिस्से हैं ना, तो अगर सीरीज है तो वो ऊपर वाले में फॉल कर जाएगा, अगर सीरीज नहीं एक ही है, एक ही बस एक, तो फिर वो नीचे वाले में फॉल कर जाएगा। ये मिसाल के तौर पे बता रहा हूं, यानी ये वाहिद नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा कि सीरीज है तो वो ऊपर फॉल करेगा और 1 है तो नीचे फॉल करेगा, हमेशा नहीं है ऐसा। ये मैंने मिसाल दी है समझने में आसानी के लिए। पहले करते हैं कि अगर डिस्टिंक्ट है तो, अगर डिस्टिंक्ट है और जो नई चीजें हमने बेचनी है उसकी प्राइस फेयर है? नहीं। हमने ए बी बेचने थे पहले और ए बेच लिया हुआ है, अब कस्टमर ने कहा कि मैं आपसे सी भी खरीदने को तैयार हूं। इसकी प्राइस थी 200, इसकी थी 250 और इसकी फेयर बनती थी 300, लेकिन हम उसको सिर्फ 200 चार्ज कर रहे हैं। अब उसकी क्या रीजन है, जो भी है, पुराने कस्टमर का लिहाज है या हम पहले ही ज्यादा कमा चुके हैं, हम पहले ही बहुत खुश हैं, जो भी रीजन है, ये फेयर नहीं है। अब हम यहां खड़े हैं, जो हो गया वो तो हो गया, जो बाकी रह गई हैं वो डिस्टिंक्ट है या नहीं? डिस्टिंक्ट है ना। अब जब डिस्टिंक्ट है तो अब हम क्या करेंगे कि जो हो गया सो हो गया। हम ये देखेंगे कि अब ये ट्रांजैक्शन प्राइस जो कि 450 बन रही है, जो रिमेनिंग रह गई, अब समझेंगे हम कि 450 ट्रांजैक्शन प्राइस में बी और सी डिलीवर करने हैं। यानी हम समझेंगे कि पुराना जो हो गया सो हो गया, अब रह क्या गया है, बी और सी 450 में। तो अब से ऑनवर्ड हम ऐसे चलेंगे जैसे 450 में बी और सी देने हैं, और जब हम अब से ऑनवर्ड चलने लगे हैं तो फिर ये 250 वाली बात गई या रहेगी? अब भी 250 वाली बात गई, क्योंकि 250 तो इसकी बेस पे था ना। अरे वो तो इत्तेफाक से 450 है, वो भी 450 ही बनता है। 100 चले, अब ये 250 वाली बात गई। अब हमने इस 350 को ऐसे समझना है कि इन दोनों को 350 में बेचा है हमने, तो जो पहले हो गया सो हो गया। अब जो रिमेनिंग रह गई और जो रिमेनिंग अमाउंट रह गई
वो इनकी ट्रांजैक्शन प्राइस है। और इसको इनमें कैसे बांटना है देख लें, जैसे मुनासिब लगे बांट लें, वो कंपनी की मर्जी अब के क्या करना है। फिर वहीं से गाइडेंस शुरू हो जाएगी कि स्टैंड अलोन पे करना है कि क्या करना है, रेजिडुअल पे करना है या कॉस्ट प्लस पे करना है। वो जो प्राइस बांटने का तरीका है ना, वो अब फिर से वही तरीका शुरू हो जाएगा। लेकिन मेन बात यह है कि जो पहले हो गया सो हो गया। अब हम समझेंगे पुरानी वाली बात टर्मिनेट हो गई, अब से ऑनवर्ड इतने में ये डिलीवर करना। ये टेबल का पहला वाला हिस्सा पढ़ लें। हाँ नहीं देखो, चलो ठीक है, ऐसे कह लो बी की ये स्टैंड अलोन प्राइस थी, ये स्टैंड अलोन प्राइस नहीं थी। तो अब हम क्या करेंगे कि इस 350 को इनमें बांटेंगे, जिस भी तरीके से बांटना है। फर्ज करते हैं स्टैंड अलोन प्राइस पे बांटना है, तो अब क्या होगा कि इसकी स्टैंड अलोन प्राइस लेट से 160 है, तो 160 और 250 की रेशो में 350 बढ़ जाएगा। ये मैंने इस टेबल का पहला वाला हिस्सा बता दिया। क्या जी? अच्छा एक बात और, हाँ एक बात बड़ी जरूरी, मैंने कहा जो पहले हो गया सो हो गया, अब जो बाकी रह गया वो इन दोनों में बांटना है। ठीक है, ये कहा है मैंने। इट डजंट मीन कि जो कैश बाकी रह गया वो इन दोनों में बांटना है, ये नहीं कहा मैंने। हमने एक 200 रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, हो सकता है कैश अभी इसमें से सिर्फ 140 मिला होता। हमने एक 200 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। हमने क्या किया था, पहले ट्रांजैक्शन प्राइस थी 450, उसको इन दोनों में बांटा था। इसको कंट्रोल ट्रांसफर रिकॉग्नाइज कर लिया, ये अभी रहता था, तो हमने 200 का कैश रिसीव कर लिया है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। अब जो बाकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने वाला है वो इन दोनों में बांटना है। यानी ऐसा नहीं कहा मैंने कि इस 200 में से कैश अभी 40 मिलना था, तो वो 40 और ये 350, 390 इन दोनों में बांटना है। नहीं, ये नहीं है। जितना रेवेन्यू पहले रिकॉर्ड कर लिया था वो छोड़ दें, अब जो बाकी रेवेन्यू रिकॉर्ड करने वाला रह गया था प्लस ये मिला के है ट्रांजैक्शन प्राइस, जो इन रिमेनिंग में बांटनी है। ये लिखा हुआ है इस पहले हिस्से के अंदर। टेबल का ये पहला हिस्सा पढ़ लें पूरा, दोनों बुलेट पॉइंट्स। नहीं, डिफरेंस से क्या मुराद है? तो अब 30 बेच लिए थे, अब 70 रह गए थे, तो आप कह रहे हैं कि वो चूंकि एक ही मॉडल के 70 हैं, उसने जो कंटेंट आगे हमारे साथ करना है उसने फॉर एग्जांपल करना है रेफ्रिजरेटर का। अच्छा, 100 होते हैं रेफ्रिजरेटर, इसी नहीं है इसी का तो उसने इंस्टॉलेशन की। अच्छा, तो अब गुड्स तो डिफरेंट होगी, सर्विसेज भी है, सर्विसेज आप डिफरेंट सर्विसेज दिया करेंगे, इसका फिर ये चेंज होना जरूरी है या नहीं है? आपने तो रेफ्रिजरेटर कह दिया ना, मैं एसी ही कह लेता हूं। पहले हमने 100 एसी बेचने का वादा किया था, एक जैसे एसी। उन 100 में से हम 30 दे चुके थे। अच्छा, अब वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक ही है ना, 100 एसी बेचना कि 100 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? एक ही है, क्योंकि वो सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स हैं, लेकिन एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो अब उस एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में से चूंकि हमने 30 डिलीवर कर दिए, तो उन 30 का रेवेन्यू बना लिया होगा। बाकी 70 एसी डिलीवर करने थे, उनका रेवेन्यू बनना रहता था। उसने कहा कि इसी जैसे 10 और दे दो, लेकिन उन 10 की प्राइस फेयर नहीं है।
तो अब हम पहले जो 30 बांट दिए वो बांट दिए, अब रह गए थे 70 प्लस 10 और 70 की तो फेयर वैल्यू थी, 10 की फेयर नहीं है। अब ये 70 और ये 10 एक जैसे है ना, तो हम ये समझेंगे कि ये 80 हमने इतने में बेचना है। तो जरूरी नहीं है कि चीज की नेचर बदले, वो जो सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट है वो चीज वही है लेकिन है ना डिस्टिंक्ट, तो सिंगल चीज में भी चलेगा ऐसा। डिफरेंट होने से फर्क नहीं पड़ेगा नेचर, डिस्टिंक्ट है ही वो ना जो हम वैसे भी बेच सकते थे। तो अगर जो वैसे भी 10 एसी बेच सकते थे और उनकी 10 की जब हम प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो बाकियों जैसी नहीं है, फेयर नहीं है, तो फिर ये मॉडिफिकेशन इज नॉट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, केस 2 आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो पहले हो गया सो हो गया, अब 80 एसी 80 इस टोटल अमाउंट के मानेंगे। ठीक है, ये एसी वाली मिसाल आई समझ? लिखा थोड़ा मुश्किल हुआ है लेकिन आप इस 80 एसी वाली मिसाल को जहन में रखिएगा। केस बी पढ़ लें। पढ़ लें, फिर मैं डिस्कस भी कर लेता हूं। केस बी पढ़ लें, इन नोट्स में नहीं है, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल का केस बी पढ़ लें। एग्जाम्पल नंबर 5 का बी पढ़ लीजिए, केस बी। हाँ जी, पढ़ लिया। तो हमने पहले जो 120 में से कितने बेच दिए हुए थे? 60। तो ये हमने 60 बेच दिए हुए थे, अब बाकी 60 रहते थे और उसने कहा कि 30 और दे दें। तो जो बाकी 60 रहते थे वो तो 100 वाले ही थे, और ये जो 30 थे ये 80। अच्छा, इसमें ना एक चीज, वो इत्तेफाक से, पता नहीं आप में से किसी के जहन में भी बात आई है कि नहीं आई है, लेकिन अगर आई है तो ये इत्तेफाक है, वो ये कि केस ए में इनकी प्राइस क्या तय हुई थी? केस ए में 95। केस बी में क्या तय हुई है?
80, और चूंकि पुराने वालों में कुछ मसला निकला तो कस्टमर को हमने कुछ पैसे वापस किए। कितने पैसे वापस किए? 15 रुपए। तो ऐसा नहीं है कि चूंकि इसको 15 वापस करने थे तो 95 वाली चीज अब 80 की दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बात समझ आई मैंने कहा? तो ये इत्तेफाक से 15 का फर्क है। ऐसा नहीं है कि वो 15 वापस करने थे तो नए वाले 80 के हैं, वो 15 कर दिए वापस, वो अलहदा किए हैं वापस, कैश में कटती हुई है। ये वैसे ही 95 पिछले में था और 80 अब है, ये इत्तेफाक से 15 है, वरना इसका एग्जाम्पल ऐसे ताल्लुक नहीं है। अगर मेरी बात ही समझ नहीं आए तो इग्नोर, मैंने कुछ नहीं कहा। अब क्या है कि हमने जो टोटल पैसे लेने हैं वो लेने हैं 100 इंटू 6 60 6000 और 80 इंटू 30 84। ये पैसे हमें मिलने हैं, और ये पैसे जब मिलने हैं तो चूंकि वो 60 पहले वाले भी और 30 अब वाले भी हैं, तो एक जैसे कि नहीं हैं? तो एक जैसे है ना। तो जब ये एक जैसे हैं तो फिर ये करना चाहिए कि इनकी प्राइस और इनकी और एक जैसे हैं, यानी सीरीज ऑफ सेम गुड है, तो इनकी प्राइस अलग और इनकी अलग करनी चाहिए। यानी कि ये करूं कि मैं इस 8400 को एलोकेट कर दूं इनमें और इनमें, करना चाहिए? नहीं। तो जब ये एक जैसे हैं तो इसका मतलब 90 एक जैसे इतने के हैं, तो एक कितने का है? 8400 डिवाइडेड बाय 90। अब जैसे जैसे ये बाकी 90 हम बेचते जाएंगे वैसे वैसे उसका रेवेन्यू बनता जाएगा। ये एग्जांपल केस बी में लिखा हुआ। ओके, अरे ना यार, ना पढ़ लिख के गवाओ सारा। इतनी बातें की हैं पुराने लेक्चर में डिस्टिंक्ट होने की। एक चीज बाय नेचर डिस्टिंक्ट तब है जब वो वैसे भी बेची जाती है कि उसकी अपनी पहचान है। अगर हम 30 एसी बेच रहे हैं तो एक एसी नहीं बिकता, तो 30 डिस्टिंक्ट गुड्स की सीरीज है ये। अगर हमने 30 एसी बेचने एक जैसे, तो एक भी बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? तो ये है 30 डिस्टिंक्ट गुड्स की सीरीज, जो पूरी सीरीज एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, क्योंकि है ही एक जैसे। नहीं? अच्छा, इसमें एग्जाम्पल 6 से पहले आपको मैं एक वेरिएबल कंसिडरेशन वाली बात पे वापस लेके जा रहा हूं। पॉज करना जरा। वेरिएबल में ना मैंने थोड़ी सी चेंजेस की थी, वो उसका प्रिंट ले लेना कल याद से दोबारा। वेरिएबल कंसिडरेशन में आइए, उसमें लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है एक, स्टेप नंबर 3 में, पेज नंबर 3, वेरिएबल कंसिडरेशन, इसका लास्ट पैराग्राफ। पहुंचे? इसमें कहा हुआ है कि एक तो चूंकि वेरिएबल है तो इसमें चेंजेस आ सकती हैं, एस्टीमेट चेंज हो सकता है। तो एक तो हमने हर साल के एंड पे देखना है कि इसमें कुछ एस्टीमेट पे चेंज आई है कि नहीं आई है, अकाउंट फॉर उसको करना है। और अगर हमारा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो भी डिसाइडेड था उसका कुछ हिस्सा सेटिस्फाई हो चुका हुआ है और उसका रिलेटेड रेवेन्यू बन चुका हुआ है, और अब आके वेरिएबल कंसिडरेशन में चेंज की वजह से उस पर भी चेंज आना बनता है। दोबारा देखें, हमने ये 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, अच्छा अब ये मैंने मॉडिफिकेशन वाली मिसाल चेंज कर दी, ये जो लिखा हुआ है बस मैं सिर्फ ये नंबर इस्तेमाल कर रहा हूं। हमने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में ये 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस एग्री की थी, अभी मैं मॉडिफिकेशन से हट के बात कर रहा हूं। 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस थी और जो प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस निकाली थी उसमें कुछ वेरिएबल भी था, बोनस हो सकता है, पेनल्टी हो सकती है, और उस ट्रांजैक्शन प्राइस को इनमें एलोकेट कर दिया था स्टेप 4,
और ये वाली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई थी स्टेप 5, तो इसका रेवेन्यू बना लिया हुआ था। ये दोनों अभी बाकी थी। हुआ ये कि अब साल खत्म हुआ, हमने फिर से एस्टीमेट रिवाइज किया और उस वेरिएबल कंसिडरेशन में अब चेंज आ गई है, हमारी अजम्पशंस, हमारी एस्टीमेट्स में चेंज आ गई है। तो वो जो वेरिएबल था वो सिर्फ इन दोनों के हिस्से में आना था या तीनों में? तीनों में। तो जो इसका हिस्सा बनता है उस चेंज का, वो सीधा रेवेन्यू में ले जाएंगे। जो इसका हिस्सा बनता है वो तो ट्रांजैक्शन प्राइस अमेंड कर देंगे, लेकिन जो हिस्सा रिकॉग्नाइज हो चुका, अगर उस वाले में कोई वेरिएबल कंसिडरेशन में चेंज आ रही है तो वो रेवेन्यू में जाके एडजस्ट करेंगे। तो अगर वो रेवेन्यू किया पिछले साल रिकॉर्ड था तो पिछले साल जाके चेंज करेंगे, यानी रिटेन अर्निंग में चेंज करेंगे, या इस साल के रेवेन्यू में चेंज कर दें। बचपन में पढ़ा हुआ है आपने गाइस, इसको हम एक एरर की तरह रिटेन अर्निंग में ठीक करेंगे या एस्टीमेट चेंज की तरह प्रोस्पेक्टिवली चेंज करेंगे। एस्टीमेट चेंज है ये एस्टीमेट चेंज है। तो जिस साल में चेंज होगा उस साल में रेवेन्यू एडजस्ट करेंगे। ये लिखा हुआ है इस आखिरी पैराग्राफ में, वेरिएबल कंसिडरेशन का आखिरी पैराग्राफ। वो नए वाले है ना, अगले पेज पे। पुराना में उसी पेज पे ही है। पढ़ लिया? चलें वापस आते हैं मॉडिफिकेशन पे। एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाएं। एग्जाम्पल नंबर 6, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 6। अच्छा, ये जो मैं आपको इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स पढ़ा रहा हूं ना, एक सेट तो आपको दिया है जिसमें मैंने ऊपर हेडिंग में भी लिखा हुआ है 1 से लेके 40 तक। एक तो ये सेट है, ये वो सेट है जो नॉर्मल रेवेन्यू रिकॉग्निशन के स्टेप्स हैं और उनसे रिलेटेड। अगला सेट दूंगा जिसमें एग्जाम्पल मैंने 44 से ऑनवर्ड चलाई है, और ये जो बीच में गायब है ये डिस्क्लोजर्स की बातें, तो वो मैंने एग्जाम्पल नहीं ली। अगला सेट इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स का दूंगा, आज दिया आपको, जो 44 ऑनवर्ड है। ये कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं, यानी ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिन पे IFRS 15 लिखना काफी नहीं पड़ रहा था, तो उनको अलहदा से एक हिस्से में डिस्कस किया है। जो लोग कभी ओरिजिनल IFRS खोलते हैं ना, तो ओरिजिनल IFRS में एक तो होता है IS, जो पैराग्राफ 1 2 3 4 चलता है। एक होता है उसका एक सेपरेट हिस्सा जो B करके चल रहा होता है, उसके लिए हेडिंग होती है एप्लीकेशन गाइडेंस होती है। ये कभी किसी ने IS खोले हो ना, तो एक ओरिजिनल IS होता है जो स्कोप से शुरू होता है, बहुत पैराग्राफ 1 2 3 4 होते हैं। एक होता है उसके अगला हिस्सा जो एप्लीकेशन गाइडेंस होती है, उसमें पैराग्राफ की नंबरिंग B करके चल रही होती है, B1 B2 B3। ये IS का हिस्सा ही है और ये सेपरेट डिस्कशन है। तो इस हिस्से में कुछ टॉपिक्स लिखे गए हैं, जैसे वारंटी एक टॉपिक लिखा गया है, लाइसेंसिंग एक टॉपिक लिखा गया है, फिर प्रिंसिपल एजेंट एक टॉपिक लिखा गया है। ये कुछ टॉपिक्स लिखे गए हैं। और अभी लास्ट टाइम जो सवाल आया था, लास्ट टाइम दिसंबर 19 में, तो उसमें वो प्रिंसिपल एजेंट के ऊपर सवाल था। तो जो ICAP की बुक है ना, जो लोग ICAP की बुक पढ़ते हैं, मैंने पहले भी शायद जिक्र किया था कि उसमें कम लिखा हुआ है बहुत। तो IFRS 15 भी ICAP में बहुत कम लिखा हुआ है, बहुत कम लिखा हुआ है। एक तो मैंने पहले ही स्टैंडर्ड ज्यादा लिखा है, दूसरा ये जो मैं इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूं, ये असल में अगर आप देखेंगे तो IAS के तकरीबन को 70 प्लस पेजेस हैं। मैंने इनको समेट के को तकरीबन कोई 25-30 करना है। ये पढ़ने जरूरी हैं। मैं ये जो एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूं ये पढ़ने जरूरी हैं। मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप पे छोड़ देता तो आपने नहीं पढ़ने थे। तो मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये टॉपिक का हिस्सा है, इस पे सवाल टेस्ट हो सकता है। पहले क्या होता था, आज से कोई 3 साल पहले एक IAS था, IAS 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, उसकी टेस्टिंग होती थी। क्योंकि IAS 18 हल्का था बहुत,
वो बच्चों को पढ़ाते थे और IAS 11 भारी था, वो CFAP में टेस्ट होता था। जब IFRS 15 आ गया ना, तो वो पुराने वाले सब खा गया। ये IFRS 15 ने IAS 18 को भी खा लिया, IAS 11 को भी खा लिया, कुछ IFRIC SIC होते थे उनको भी खा लिया। अब ये एक बड़ा मोटा ताजा IAS है और इसमें यही सब है जो आपको पढ़ा रहा हूं। तो इसमें चूंकि ये है, अब वो 3-4 साल पहले आया है, तो इसलिए इनकी टेस्टिंग में ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा लास्ट टाइम इसका सवाल जो आया है 18 नंबर का, नंबर का रेवेन्यू से, तो वो अब इन एग्जाम्पल्स को फोकस करेगा, इसलिए ये बड़ी जरूरी है एग्जाम्पल्स पढ़नी। एग्जाम्पल 6 पे आइए, समरी बता देता हूं लेकिन फिर आपने पढ़नी है। समरी ये है कि दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी, एक्स और वाई। इनको हमने ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट कर दी थी। फिर ये हो गई डिलीवर, एक्स डिलीवर होगी, इसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। फिर कॉन्ट्रैक्ट में हुई मॉडिफिकेशन और एक नया प्रोडक्ट जी आ गया। तो एक तो इस एग्जांपल में मॉडिफिकेशन है, जुएब साहब भी आए हैं, कितने लोग हैं? मॉडिफिकेशन भी है, यही वाला केस जो हम पढ़ रहे हैं कि इस बेचारे की प्राइस फेयर नहीं लगाई, ये भी है इस मिसाल में। और एक वेरिएबल कंसिडरेशन भी है, और वो जो वेरिएबल कंसिडरेशन है वो इन दोनों से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड वाला अब वाली ट्रांजैक्शन प्राइस में शामिल हो जाएगा, और जो उससे रिलेटेड था वो रेवेन्यू में चार्ज हो जाएगा। तो इसमें वेरिएबल कंसिडरेशन को मिक्स करके मॉडिफिकेशन डिस्कस की गई है। ये उसकी समरी बताई है मैंने कि पहले ये दोनों थे, इनमें बांटा, वो रेवेन्यू बन गया, ये रह गया, मॉडिफिकेशन हुई, ये साथ आ गया, इसकी प्राइस फेयर नहीं लगी, गुड्स डिस्टिंक्ट हैं लेकिन फेयर वैल्यू नहीं लगी, तो इन रिमेनिंग के लिए हमने बाकी बची अमाउंट को ट्रांजैक्शन प्राइस माना। ये तो हो गई मॉडिफिकेशन, और बाकी फिर इसमें वेरिएबल कंसिडरेशन मिक्स की हुई है। पढ़ लें एग्जांपल 6।
ठीक है। हाँ जी, तो ये दर को क्यों एलोकेट किया? क्योंकि है तो इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही ना। जेड की वजह से क्या हुआ है कि वो हो गया। अच्छा, ये जो वेरिएबल कंसिडरेशन थी ना, ये क्या थी? बोनस था, क्या था, किस तरह से कैलकुलेट हुआ था? नहीं बताया। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो एग्जांपल्स है ना, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि इसमें वो सारा डाटा मौजूद है जो परफेक्ट ये क्वेश्चन का डाटा होता। ये डिस्कशन की हुई है। इस डिस्कशन के अंदर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो है लिखी नहीं हुई है। जैसे वेरिएबल कंसिडरेशन 200 कैसे निकली, क्या थी ये? जैसे भी निकली, जो भी थी, क्या पता वो सबसे रिलेटेड हो। अगर उसने जी को बांटा है तो क्या पता वो सबसे रिलेटेड हो, इसलिए बांटा है। अगर रिलेटेड नहीं है तो टोटल प्राइस दोबारा से चेंज हो जाएगा। क्या? देखें, अगर ये टिपिकली सिर्फ y से रिलेटेड होती, z से रिलेटेड होती ही ना, इसकी कैलकुलेशन ही y से रिलेटेड होती, तो फिर z को इसका हिस्सा नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जो हम स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस के बेस पे जो प्राइस कैलकुलेट करते हैं, एक आपको याद है, हमने पिछली क्लास में एक चीज की थी, उसमें एक लाइसेंस x था, एक लाइसेंस y था। जो लाइसेंस x था वो फिक्स्ड 800 रुपए का था, और जो लाइसेंस y था वो वेरिएबल था, और उसकी वैल्यू 1000 रुपए निकली थी। तो चूंकि वो वेरिएबल सिर्फ y से रिलेटेड था, तो सिर्फ y को ही डाला था वो। तो अब बताया नहीं है कि ये वेरिएबल क्या है, वो इस कंपनी को पता है। सवाल में बताया होगा। अगर वो y से रिलेटेड चीज है तो फिर z में नहीं बटेगा, लेकिन नहीं बताया कि क्या है, होगा z से रिलेटेड भी होगा, इसलिए बांट दिया। लेकिन अगर ना भी हो रिलेटेड फिर भी प्राइस तो चेंज हो जाती है। प्राइस चेंज हो गई, लेकिन उस वेरिएबल पोर्शन का जी को हिस्सा जाना है कि नहीं जाना, ये तो डिपेंड करता है ना कि इसको फिर एलोकेट कैसे करना है। ये तो इस पे डिपेंड करता है। वो जो उसने एलोकेट करके दिखाया है, ये तो नहीं बताया ना कि बोनस जी को क्यों बांटा है, बोनस नहीं, वेरिएबल कंसिडरेशन जी को क्यों बांटी, ये तो नहीं बताई ना। होगी अंदर यकीनन को कहानी। अगर ये सवाल होता तो जरूर डिटेल पता होती। चूंकि सवाल नहीं है तो बस वो जो करके दिखा रहे हैं ना, बस वो हमें बता रहा है कि मैंने ये कर दिया है। हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन में तो मान नहीं रही। क्या नहीं मान रहे? तो उसने x और y की प्राइस तय की है, वो बाकी x और y की। जो हम कह रहे हैं कि y और z की। x और y पहले वाली बात है, दो प्रोडक्ट। अच्छा, नहीं हम क्यों नहीं मान रहे x और y की है? जो z है वो अपनी फील्ड वाली का निकला है। देखो, ये आप एक एक्सपेक्ट बता रहे हैं
कि हमने जी सस्ता क्यों दिया है, क्योंकि पैसे हम पहले पूरे कर चुके थे। जरूरी नहीं कि ये रीजन हो सकता है हम उन दोनों मजबूर हो। आईएएस का ट्रीटमेंट ये नहीं है कि आप पहले पैसे ले चुके हैं। अगर पहले पैसे ले चुके वाली बात होती तो वो सारा फायदा उसको एक्स को क्यों पहुंचा रहा है, वाई को तो कम कर रहा है। फिर सारा वाई को क्यों कम कर रहा है, एक्स को क्यों नहीं कम कर रहा। आप ये कह रहे हैं कि ये सस्ता इसलिए है क्योंकि वो इनमें पैसे पहले पूरे कर चुका है, ये कह रहे हैं ना आप, इन दोनों में। लेकिन इसके सस्ता होने का असर फिर सारा ये क्यों बेचारा बर्दाश्त करे, फिर हम इसको नहीं चेंज करना चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं उसे करना चाहिए ना, उसको चेंज करना चाहिए कि नहीं। तो क्या चेंज कर रहे हैं क्या हम? एग्जाम्पल 5 में चेंज किया है? नहीं किया। तो ये रीजन नहीं है कि पहले हम कमा चुके हैं, पता नहीं क्या रीजन है, पता नहीं क्या मजबूरी है। तो इसलिए जो हो गया सो हो गया। अब जो बाकी रह गया हमने बस उसी को देखना है कैसे एलोकेट करें। एग्जाम्पल 6 ओके, वैसे ज्यादा टाइम लग गया तो आप स्लो पढ़ रहे हैं शायद। एग्जाम्पल 6 ओके, डन, खत्म। एग्जाम्पल 7 आसान सी है, ये पढ़ लीजिएगा खुद ही, मैं वैसे बता देता हूं। एग्जाम्पल 7 ये है कि हमने एक क्लाइंट से क्लीनिंग सर्विसेज इसका कॉन्ट्रैक्ट किया और ये कहा कि हम हर हफ्ते सफाई किया करेंगे ऑफिस की आके, और कॉन्ट्रैक्ट था 3 साल का। उस 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में हमने 3 लाख रुपए तय कर लिए, हर साल का लाख, और 1 साल का उस वक्त बनता भी लाख ही था। इस बात को 2 साल गुजर गए और लाख हमने रेवेन्यू बना लिया। अब रह गया आखिरी साल। जब आखिरी साल आया तो हालात में वैसे भी चेंज आ गई, वैसे भी, और जो आखिरी साल रह गया था, कस्टमर ने कहा कि नहीं यार तुमने बहुत लूट मचाई है, तो अब तो देखो हर जगह सस्ता ही हो गया सब कुछ। अब तो लॉकडाउन की वजह से इतने लोग फारिग हो गए कि सब सफाई करने को तैयार है, तो हम तो तुम्हें अब पैसे कम करेंगे ही करेंगे, नहीं तो हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं, छोड़ो बस जाओ। जो भी हुआ हम मजबूर थे, हमने कहा अच्छा भाई कम कर लो तुम। तो जो तीसरा साल रह गया था उसकी प्राइस में कमी आई। पहले प्राइस क्या थी? 1 लाख। 2 साल गुजर गए, हमने 2 लाख कमा लिए। तीसरे साल के लिए कस्टमर ने पहले हमारी प्राइस कम करके 80,000 की। फिर उसने मजीद एक्सप्लॉइट ये किया कि अब ऐसा करो, तुम 2 साल और काम करो, 3 साल और काम करो, यानी ओरिजिनल में से तीसरा रहता है, और उसने हमसे 3 साल मजीद काम करने को कहा। और अब जो वो पैसे चार्ज कर रहा है ना इन अगले 3 साल के, वो कर रहा है 2 लाख। एक, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गए थे। इसके पैसे रिवाइज कहां तक ले गया वो, और उसने कहा कि बस अभी मार्केट में यही रेट चल रहा है। और अगले 3 का फिर से कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी मॉडिफाई किया, और इसके कहा कि मिला के तुम्हें 2 लाख दूंगा। इस एडिशनल काम का ये फेयर रेट लग रहा है? कितना लग रहा है पर ईयर? 60 समथिंग। तो फेयर नहीं है। अगर हम फेयर कहें तो हम कह सकते हैं कि 80 फेयर है, क्योंकि सफाई करनी है साल की तो एक जैसे ही है सारा। तो अगर तीसरे साल आके रेट 80 है तो फिर इनका भी 80 तो होना चाहिए था, लेकिन इनका 80 नहीं है। अब देखें ये हो चुका, और ये जो काम है ये है तो उनसे डिस्टिंक्ट ना। कौन सी क्लास के लिए? पॉज करना जरा। ये सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट सर्विसेज है कि नहीं, या एक सर्विस है? सीरीज है ना, हर दिन की हर हफ्ते की अलग सफाई है, तो ये सीरीज है। तो सीरीज है यानी डिस्टिंक्ट है उनसे अलग। अब क्या करें, जो हो गया सो हो गया। अब से ऑनवर्ड जो रह गया, इसका टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी रह गई? 280। तो अब हम 280 के 4 साल करके चलाएंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि 80 और 66 नहीं, ये चारों साल एक जैसे हैं ना,
ये बिल्कुल वही जो एग्जांपल 5 में केस बी था कि जो 60 यूनिट बांट दिए वो बांट दिए, 60 ये और 30 ये थे तो एक जैसे ना, तो हमने इन 90 की प्राइस ये कर ली थी। तो अब ये जो 4 रह गए हैं इनमें से एक 80 वाला और 3 66 वाले नहीं, ये चारों मिला के 2 80 के हैं 70। तो अब हम मॉडिफिकेशन करेंगे और अब जो 4 रह गए वो 70 70 वाला 1 साल होगा। ये एग्जांपल 7 में लिखा हुआ है, हो गई एग्जांपल 7। एग्जांपल 8 पे आते हैं। एग्जांपल 8 से पहले एक बात बताता हूं आपको। टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस है, हमने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके देनी है और उसकी जो पूरी प्राइस तय हुई है ना वो हुई है 9 लाख रुपए और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। हमने शुरू में जो अंदाजा लगाया, शुरू में वो अंदाजा ये लगाया कि ये वाला काम हम 6:20 में कर लेंगे। ये हमारा शुरू का अंदाजा था, इनिशियल। एग्जाम्पल 8 पे बाद में आते हैं, पहले ये एक रेगुलर सवाल समझें। हमने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके देनी है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके देनी है, कंबाइंड आउटपुट बिल्डिंग बना के देनी है, लेकिन चूंकि कस्टमर की जगह है जहां बिल्डिंग बना रहे हैं तो परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड ओवर टाइम और एट अ पॉइंट इन टाइम। क्यों? कस्टमर की जमीन है, जितनी जितनी बिल्डिंग बनती जाएगी हम कौन सा उठा के वापस ले जाएंगे, वो कस्टमर की होगी। तो जैसे जैसे हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करते जा रहे हैं, नहीं, जैसे जैसे हम गुड सर्विस देते जा रहे हैं वो कस्टमर की बनती जा रही है। ये होती है परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड ओवर टाइम। और अगर हमारी जिम्मेदारी है कि पूरी बना के ही देंगे, आधी अधूरी हुई तो उठा के ले जाओ अपने साथ, तो ये एट अ पॉइंट इन टाइम है। तो अगर हम कस्टमर ही की जमीन पे बिल्डिंग बना के दे रहे हैं तो जितनी बनती जा रही है वो कस्टमर की होगी ना। इसका एक छोटा सा टेस्ट ये है कि अगर वो हमें दरमियान में से कहता है जाओ यहां से, और अब वो कोई नया कॉन्ट्रैक्टर बुलाता है तो पिछली वाली सारी गिराएगा, फिर नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब जितनी आधी अधूरी बिल्डिंग है वो कस्टमर की हो गई। ये ओवर टाइम है, ओवर टाइम। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और हमारा इनिशियल अंदाजा था 6,20,000 और मैनेजमेंट ने ये पॉलिसी बनाई, पॉलिसी नहीं एस्टीमेट लगाया कि इनपुट मेथड ज्यादा बेहतर है। इनपुट मेथड लास्ट टाइम पढ़ाया था, और उसमें भी कॉस्ट वाला तरीका ज्यादा बेहतर है। तो ईयर 1 का रिजल्ट ये निकला कि कॉस्ट इनकर हुई 1,20,000 और ईयर 2 का रिजल्ट ये निकला कि मजीद कॉस्ट इनकर हुई 1,86,000 मजीद। और अब जो एस्टीमेट है टोटल कॉस्ट का वो है 650। ये FR1 लेवल का सवाल लिखा है, चलो भूल गया FR1, लेकिन आपको जो सेटिस्फैक्शन ओवर टाइम बताया था कि रेवेन्यू किस बेसिस पे रिकॉर्ड होगा, प्रोग्रेस मेजर करेंगे। लास्ट टाइम एंड किया है ना यहां पर स्टेप 5। अगर परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड ओवर टाइम है तो हम प्रोग्रेस मेजर करेंगे, और प्रोग्रेस मेजर करने के इनपुट मेथड्स भी थे, आउटपुट मेथड्स भी थे। इनपुट मेथड में एक कॉस्ट वाला मेथड था कि हम लोग देखा करेंगे कि टोटल में से कितना हो चुका, और अगर किसी साल एस्टीमेट चेंज हो रहा है तो ये अपडेटेड एस्टीमेट लेना है। तो जो प्रोग्रेस मेजर हुआ करेगी उसी हिसाब से हम रेवेन्यू बनाया करेंगे। ये स्टेप 5 में परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड ओवर टाइम में सिखाया है। अब ये सवाल सामने है, मुझे ये बताइए कि ईयर 1
और ईयर 2 रेवेन्यू कितना और कॉस्ट ऑफ सेल कितनी, बताएं, करें सॉल्व। एसओसीआई में रेवेन्यू कितना और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, ईयर 1 में भी और ईयर 2 में भी। उधर ही रहे, उधर ही। पता नहीं, बनाया भी, देखते हैं, कर ले फिर बताता हूं। हाँ जी, डन। चूंकि इनपुट मेथड लगा रहे हैं हम, वो भी कॉस्ट की बेसिस वाला, सवाल वाला बताएगा, आपको बताना चाहिए। अगर नहीं इतना सा डाटा है तो कैसे निकालें प्रोग्रेस, बस यही डाटा है, कॉस्ट की बेस पे ही निकालेंगे और है ही कुछ नहीं। अगर कुछ और होता तो बता देते। ईयर 1 की बात करते हैं। ईयर 1 में हमारी प्रोग्रेस क्या है कि 120 आउट ऑफ 620, कितना
0.35। ये ईयर 1 की प्रोग्रेस है। तो ईयर 1 में रेवेन्यू आएगा 9 लाख का 19.35%, कितना 174,193। और कॉस्ट 620 पे अगर ये लगाना है तो आंसर तो 120 ही आना है, तो 120। ये हो गया ईयर 1। नहीं सही। ईयर 2 पे आते हैं। ईयर 2 में ऐसे नहीं करना कि 185/650, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, क्योंकि प्रोग्रेस हमेशा क्यूमुलेटिव होती है। खास तौर पे एस्टीमेट चेंज हो गया तो फिर कैसे कवर करेंगे इसको? तो प्रोग्रेस हमेशा क्यूमुलेटिव बेसिस पे निकलनी है। ये गलत है। सही तरीका है 305/650। कितना बना? 46.92। दूसरे साल का रेवेन्यू 900 का 46.92%, ये होगा 2 साल का टोटल -174,193। अच्छा, ऐसे ही कर लेते कि ये बना कितना 27 समथिंग है, नहीं है ना, 46.92 माइनस ये 27 समथिंग ना, तो 9 लाख पे 27 लगा लेते। नहीं, ठीक है 27 लगा लेते। लगाएं तो सही आंसर। ये सेम आंसर नहीं आएगा। ये कितना आ रहा है देखें, ये वाला कितना आ रहा है 248,114। अच्छा, मैं कह रहा हूं 9 लाख पे अगर 27 लगा लें तो यही आएगा। अरे भाई, ये 9 लाख का 19 है, तो इसमें से ये माइनस करें तो आप इफेक्टिवली 9 लाख पे 27 ही लगा रहे हैं ना। नहीं जी सर। लेकिन ऐसे नहीं करना। इसलिए नहीं करना क्योंकि ये हमेशा 9 लाख ही रहेगा। क्या इसमें कोई वेरिएबल कंसिडरेशन नहीं हो सकती? हो सकती है। तो जब ये वाला लगाया गया था तो वो 9 लाख का 19 था, वो 9 लाख का 19 था। हो सकता है अगले साल वेरिएबल कंसिडरेशन की वजह से 9 की बजाय 940 हो गया होता। बहुत मुश्किल बात कर दी मैंने। ये 940 भी तो हो सकता है ना। तो अब ये सही होगा कि आप 940 का 46 माइनस 174 करने की बजाय 940 पे 27% लगा दें। नहीं, पहले 940 पे 19 नहीं लगा था। तो ऐसे ही करना है कि आप प्रोग्रेस क्यूम्युलेटिव निकाला करेंगे और क्यूम्युलेटिव लगाने के बाद माइनस कर दिया करेंगे जितना पिछले सालों तक रेवेन्यू रिकॉर्ड कर चुके थे। पिछला साल नहीं, पिछले ईयर्स। तीसरा साल का भी हो सकता था काम। तो परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड ओवर टाइम का यह तरीका है कि प्रोग्रेस मैयर हुआ करेगी और वो जो प्रोग्रेस मैयर हुआ करेगी वो हमेशा क्यूमुलेटिव होगी और नए अपडेटेड एस्टिमेट्स पे हुआ करेगी। बल्कि ये बातें लिख ही लें क्योंकि ये ऐसा सवाल तो कोई नहीं है एग्जांपल्स में आगे। ये जो हम एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं ऐसा कोई सवाल है नहीं। ये वाला है जरूर जो अभी एग्जांपल 8 का आने लगा था, लेकिन इतनी डिटेल नहीं है उसमें जितना ये किया मैंने। जो बोर्ड पे लिखा है उसके अलावा वाली बात दोबारा बता रहा हूं। अच्छा, ये 185 कर लें कि ये भी ना करें? ये तो ठीक है 185। ये वाली बातें जो मैंने जुबानी की हैं दोबारा सुन लें। परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड ओवर टाइम में हम लोग प्रोग्रेस मैयर जब करेंगे तो वो हमेशा क्यूमुलेटिव होगी, इंडिविजुअल नहीं होगी।
अगर ये नोट कर रहे हैं तो लिख के काटना जरूर, कैसे नहीं करना। हमेशा क्यूमुलेटिव निकलेगी और रेवेन्यू और कॉस्ट रिकॉग्नाइज करते हुए वो क्यूमुलेटिव लेटेस्ट एस्टीमेट पे लगा करेगी माइनस जितना पहले रिकॉर्ड कर चुके थे, वो होगा फॉर द ईयर। ये एग्जांपल नोट करके आप इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 8 पढ़ लें, अब आ जाएगी समझ। अभी पढ़ लें ताकि मुझे पता चल जाए कोई मसला है तो बता दें आप। ये सब नोट करके, सब का सब नोट करके इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 8 पढ़ लें। अच्छा, जो लोग ये लेक्चर या हाँ यही ये लेक्चर आप सुन रहे हैं, जो लोग, आज का तारीख है 22 अक्टूबर, मोरखा 22 अक्टूबर बवक्ते 8:10। जो इसके बाद IFRS 15 के नोट्स जिन्होंने डाउनलोड किए हैं वो तो ठीक है, जिन्होंने इसे पहले डाउनलोड किए थे ना, वो अब वाले देख के उसमें मैंने थोड़ी चेंजेस की हैं, तो वो मैच करके तो अपने पेंसिल से लिख लेना, और आप लोगों को मैं कल वो चेंजेस वाली बता दूंगा। ये सब नोट करके इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 8 पढ़ लें।
हाँ भाई, एग्जाम्पल 8 डन। अच्छा, जल्दी से इलस्ट्रेशन 9 भी पढ़ लें और चले पढ़े, फिर बताता हूं। अरे गलती हो गई, नहीं पढ़ना था। नोट्स पे आए वापस। केस 2 में आपको भी पहला हिस्सा पढ़ाया है कि अगर डिस्टिंक्ट हैं तो। अच्छा, वैसे पढ़ लिया तो कोई मसला नहीं होगा वैसे, क्योंकि इलस्ट्रेशन 8 भी इसी चीज की थी जो मैंने भी बताना है। इलस्ट्रेशन 8 भी इसी का था जो भी बताना है। केस 2 में बताया था कि अगर तो जो अभी बाकी काम रहता है वो डिस्टिंक्ट है, तो जो पहले हो गया सो हो गया, जो बाकी रह गया उसको बाकियों पे एलोकेट कर देंगे। दूसरा हिस्सा ये है कि अगर डिस्टिंक्ट नहीं है, और ये मोस्टली तब होगा जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही एक है और उसी में से भी थोड़ी सी हुई है, तो अब जो बाकी रह गया है वो कुछ और डिस्टिंक्ट तो नहीं है ना, वो तो वही वाली सर्विस थी जो रेंडर हो रही थी। दोबारा सुने, अभी जो इलस्ट्रेशन 8 आपने पढ़ ली उसमें हम एक बिल्डिंग बना के दे रहे थे और बिल्डिंग का कुछ हिस्सा बना चुके थे और ये परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड ओवर टाइम थी। अब उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन हो गई, तो अगर मॉडिफिकेशन हो गई तो अब जो बाकी नया काम करना है वो पुराने वाले से डिस्टिंक्ट है नहीं ना, वही वाली एक ही ऑब्लिगेशन है जो पूरी हो रही है। तो इस सूरत में क्या करें, जो बाकी रह गया उस बाकी को रिमेनिंग पे बांट दें, नहीं, हम अपना ट्रांजैक्शन प्राइस भी और प्रोग्रेस की मेजरमेंट भी ये एडजस्ट कर लेंगे जो इलस्ट्रेशन 8 में किया है। अब ये पढ़ के देखिए, ये वही है जो इलस्ट्रेशन 8 में आपने कर लिया है। टेबल का दूसरा हिस्सा देखिए, ये वो है जो इलस्ट्रेशन 8 में कर चुके। कि ट्रांजैक्शन प्राइस चेंज कर देंगे और जो भी प्रोग्रेस मेजर, देखें इलस्ट्रेशन 8 में क्या था कि पहले परसेंटेज कुछ और थी, बाद में हमने उसको अपडेट करके 51 कर दिया था, तो अपडेट कर दिया ना, वो ये किया जो यहां लिखा हुआ। अच्छा, फिर इलस्ट्रेशन 9 क्या है? इलस्ट्रेशन 9 ये है कि अगर कस्टमर ने चेंज कर दी है
और उसके चेंज करने से प्राइस में चेंज हो गई है। इसलिए चेंज हो गई है क्योंकि कस्टमर ने वादा किया हुआ था कि वो हमें उस साइट तक एक्सेस दे देगा 30 दिन में। अगर डिले करेगा और हमारा कसूर नहीं होगा तो फिर हमें वो कंपनसेट करेगा, ये उसकी तरफ से तय था। हुआ ये कि डिले हो गया और हम ये भी साबित कर सकते हैं कि जो हमारे खर्चे हुए हैं वो वाकई डायरेक्ट हैं, हम फजूल में खर्चे लोड नहीं कर रहे। और हमारा वकील कहता है कि तुम सही हो अपनी जगह पर। तो बेशक कस्टमर ने उसको अभी अप्रूव नहीं किया। देखें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि अगर डिले हुआ तो वो हमें पैसे देगा। वो जो ऑलरेडी एग्रीड था उसमें वाकया हो गया कि डिले हो गया और हम लॉयर के मुताबिक जस्टिफाइड हैं जो खर्चे हम क्लेम करने जा रहे हैं। अभी क्लाइंट माना नहीं है उन खर्चों को, लेकिन हम लीगली चूंकि सही हैं तो हम उसको अपनी ट्रांजैक्शन प्राइस में एडजस्ट कर लेंगे। ये लिखा हुआ है सेक्शन 9 के अंदर। अच्छा, नमाज की ब्रेक कर लेते हैं, 81 एंड कर लेते हैं। एक छोटी सी चीज देख ही लें तो अच्छा है। मॉडिफिकेशन डन, 5 स्टेप्स हम पहले ही कर चुके थे। चलें एक छोटी सी चीज देख ही लें। पेज नंबर नोट्स में पेज नंबर 6 पे आ जाएं। पेज नंबर 6 बल्कि रहने दें, लंबी बात हो जाएगी। मैं फिर 81 की ब्रेक कर रहा हूं, फिर 82 में आके कंटिन्यू करते हैं इसको। नमाज पढ़ लें और एक ना बात हुई थी, मैंने एक रिवायत सुनाई थी, मेरा ख्याल है रिपोर्टिंग में सुनाई थी कि कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी ईमान वाला ना होगा जब तक मैं उसके वालिद और औलाद से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। मैंने रिपोर्टिंग में बात की थी और शायद ये भी एक्सप्लेन किया था कि मोहब्बत का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हम नाम लेके चूमना शुरू कर दें। ये नहीं है मोहब्बत, ये भी एक कैटेगरी होगी, लेकिन मोहब्बत ये नहीं है। मोहब्बत ये होती है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी हर बात बाकियों पे मुकद्दम हो जाए। यानी अगर मेरा कोई महबूब है और वो महबूब वाकई महबूब है तो वो तभी है जब मुझे हर चीज से ज्यादा वो अजीज है। तो आप सल्लल्लाहु हमारे महबूब हैं ही तब वाकई इन सब्सटेंस, लीगल फॉर्म नहीं, इन सब्सटेंस, अगर उनकी कही हुई बात हमारे लिए हर एक की कही हुई बात से इंपॉर्टेंट हो। अगर उनका हुक्म मानने के लिए मुझे बाकी लोग रोक रहे हैं कि फलाना क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, तो फिर मैं नहीं हूं मोहब्बत करने वाला। उसी की कंटिन्यूटी में एक और सही मुस्लिम में है, सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने दराफ्त किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने क़यामत के लिए तैयारी की है? उसने जवाब दिया कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तू उसके साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम इस्लाम लाने के बाद किसी बात पर इतना खुश नहीं हुए थे जितना आपकी इस बात पर खुश हुए कि बेशक तुम उसके साथ होगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। तो हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, और कहे ना कहे, माने ना माने, लेकिन हम इस वक्त वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। हम अपनी जिंदगी के हर पहलू में वेस्ट को ही फॉलो कर रहे हैं और हमारे बाकी काम जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा होने की वजह से हिंदू ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें हमारी शादी ब्याह वगैरह हैं, जिसमें हमारे और खानदानी चीजें हैं, वो हिंदू ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड है। तो हम उन्हीं को मान रहे हैं और हम तरक्की करने के लिए वेस्ट को देखते हैं, तो हम उन्हीं से मोहब्बत करते हैं। 82 में मिलते हैं, 83 में, 2 में